Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are and whenever you're watching this video. I'm Satyarth Prakash Trivedi, I'm an ACCA member and I'm bringing to you the part 4 of our performance management revision series. तो यहाँ पर मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल का, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। अब ये आपका कोर्स कंटेंट के हिसाब से आपका लास्ट पार्ट होगा, बट इसमें एक और बोनस वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर कैसे यूज करना है और कुछ ना कुछ एक्सेल की बातें बताऊंगा कि आप कैसे वहां पर यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, सो बिगनिंग विद दिस चैप्टर, लेट अस डू परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन private sector, then divisional performance and transfer pricing, then we will do performance measurement in not for profit sector, then external considerations. So let us start. सबसे पहला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। तो जब प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे होगे तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा आपको एज अ कंसल्टेंट या एज अ फाइनेंस कंट्रोलर या एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आपके भी उतना ज्यादा अच्छा आपको माना जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, ये दिस गाय इज एबल टू डू समथिंग। तो देखो, व्हेन कंसिडरिंग मेजरिंग परफॉर्मेंस द नेचर ऑफ बिजनेस विल डिटरमाइन हाउ इट इज डन एंड व्हाट मेजर्स आर अप्रोप्रिएट। तो दो तरह के बेसिकली आपके मेजर्स हैं। एक होते हैं आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स या एफपीआई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और दूसरे हैं आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, फाइनेंशियल मेजर्स कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं, एक है प्रॉफिटेबिलिटी, एक है आपकी लिक्विडिटी और एक है आपका रिस्क। ठीक है, सो अब प्रॉफिटेबिलिटी में क्या करेंगे, कुछ कुछ रेशियोज है हमारी, वो दे रखी है, वो निकालेंगे। सबसे पहली हमारी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसको कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरी है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? मेन स्प्रिंग है प्रॉफिट जनरेशन का। इफ द ग्रॉस प्रॉफिट स्टेज हाई बट नेट प्रॉफिट फॉल्स, इसका सिंपली मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, आप पुअरली उसको कंट्रोल कर रहे हो। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय योर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस योर शेयर कैपिटल। एसेट टर्नओवर क्या है? रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और एसेट टर्नओवर क्या मेजर करता है? हाउ हार्ड द एसेट्स आर वर्क, कितना अच्छे से आपके एसेट्स वर्क कर रहे हैं, मतलब डॉलर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ईच डॉलर ऑफ कैपिटल। और आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हो? इसको एसेट टर्नओवर इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन करके भी निकाल सकते हो। मूविंग ऑन, अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो गई, अब आती है बात लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी की रेशियोज कौन सी है? इन्वेंट्री डेज है, विच इज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। देन डेटर्स डेज है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 100। देन पेबल डेज है, विच इज ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 100। देन यू हैव करंट रेशियो, विच इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर है आपकी क्विक रेशियो, विच इज करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ज्यादा लंबे अगर कलेक्शन पीरियड होंगे तो इसका मतलब है कि इनएफिशिएंट आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट है, या फिर आपने अग्री कर रखा है कि आप ज्यादा क्रेडिट दोगे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने के लिए। अगर बहुत लो है तो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रबल होगी पेइंग इट्स सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज ऑन टाइम। रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, लिक्विडिटी हो गई। अब बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट की। तो क्या क्या होती है रिस्क मेजरमेंट की? रिस्क मेजरमेंट या फिर गेयरिंग रेशियो कौन सी है? गेयरिंग रेशियो सबसे पहली गेयरिंग रेशियो बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अपॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसको डेट टू इक्विटी या डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट भी बोलते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट कवर, की मतलब कितना आपका प्रॉफिट है जो आपके इंटरेस्ट को कवर कर लेता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय द इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन गेयरिंग। ऑपरेशन गेयरिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। गेयरिंग रेशियो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू असेस द रिस्क कंपनी इज फेसिंग बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट की वजह से आपकी कंपनी क्या रिस्क फेस कर रही है, उसके लिए आप गेयरिंग रेशियो को यूज करते हो। इंटरेस्ट कवर क्या है? इट इज यूज्ड टू असेस द कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स इंटरेस्ट। तो कंपनी की क्या एबिलिटी है टू पे इट्स इंटरेस्ट, दैट इज योर इंटरेस्ट कवर। अब कुछ और रेशियोज हैं, जैसे कि एक पीई रेशियो है विच इज प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, और दूसरी है ईपीएस। ईपीएस क्या होती है? नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। पी रेशियो क्या इंडिकेट करती है? कि
इन्वेस्टर्स की हमारे बारे में एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि वो मार्केट से लिंक्ड होती है, मार्केट प्राइस को देखती है, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम ज्यादा प्रॉफिट करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, तो हमारा मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। Shareholders like to see this increase. It can decrease when new issues are made and the capital raised hasn't yet produced profits. So paying too much for an acquisition, for example, by a share exchange, can depress the EPS. Moving on. अब हमने हमने कंसिडर कर लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कर लेते हैं। एक तो है हमारा, अब देखो अब आजकल क्या हो रहा है, काफी ज्यादा नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के लिए लोग जा रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल मेजर्स तो काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म होते हैं, तो हमने क्या करना है, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को देखना है। तो इसमें हमारे दो, तो वो वाइडर इश्यूज को कंसिडर करता है, जैसे क्वालिटेटिव इश्यूज हो गया, परफॉर्मेंस एरियाज हो गए और इंटरनल फोकस हो गया। वीकनेस क्या है नॉन फाइनेंशियल मेजर्स की, ये इजीली रिकंसाइल या लिंक नहीं हो सकते हैं एक साथ में। सो बहुत सारे अनरिलेटेड मेजर्स हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स क्या क्या है, सर्विस क्वालिटी में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर्स, ऑन टाइम डिलीवरीज, कस्टमर वेटिंग टाइम, आउटपुट रिक्वायरिंग रीवर्क, और फिर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम्स। और पर्सनल के केस में क्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, स्टाफ टर्नओवर या ट्रेनिंग टाइम पर एम्प्लॉय। अब बात करते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड की। तो बैलेंस स्कोर कार्ड कैपलन एंड नॉर्टन ने निकाला था। इसमें क्या है, चार पर्सपेक्टिव है हमारे, और उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं, हाउ डू वी लुक टू आवर शेयर होल्डर्स। कस्टमर्स में, हाउ डू आवर कस्टमर्स सी अस। इंटरनल प्रोसेस में, कि हमारे इंटरनली हमें किस चीज में एक्सेल करना चाहिए। और लर्निंग एंड ग्रोथ में, कैन वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू। बैलेंस्ड को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजरियल परफॉर्मेंस को चारों हेडिंग्स में आप असेस करते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है कि कौन सी परफॉर्मेंस मेजर को यूज करना है। तो एरियाज टू मेजर शुड रिलेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। तो आपको अपने CSFs को देखना पड़ेगा, मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, और फिर देखोगे कि कौन से एरियाज आपको मेजर करने हैं। अब देखो बात करते हैं CSF और KPIs की। CSF क्या है, दे आर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स विच आर फंडामेंटल टू एन ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस। फॉर एग्जांपल, इनोवेशन इन अ कस्टमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो मान लो एप्पल है, तो एप्पल के लिए एक CSF क्या है, इनोवेशन है। एंड कैन यूजुअली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशंस मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी। तो उसके मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी से आप क्या कर सकते हो, आप उसका CSF को डिटरमाइन कर सकते हो। KPI क्या है, KPI वो मेजर्स हैं जो आपने CSF चूज किए हैं ना, उसको अचीव करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे KPI स्पेसिफिक हो सकता है, इट दैट इज मेजर प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अ टर्म विच कुड मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट। मेजरेबल होना चाहिए CSI जो KPI है आपका, एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा KPI मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल कैसे, केपेबल ऑफ हैविंग अ मेजर प्लेस्ड अपॉन इट, जैसे कि नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स रादर देन द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड। तो लेवल क्या है, कस्टमर थोड़ा ना बताए कि मैं इस लेवल पे सेटिस्फाइड हूं या उस लेवल पे सेटिस्फाइड हूं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, क्या कितनी कस्टमर कंप्लेन आई या रिपीट कस्टमर कितने आए, वो चीज मेजरेबल हो सकती है। फिर रेलेवेंट होनी चाहिए कि भाई वो CSF के ही अचीवमेंट को देख रही है। इसके बाद आपके कुछ देखो पर्सपेक्टिव मैंने ले रखे हैं, CSF और KPI ले रखे हैं, ठीक है। एक प्राइवेट ट्यूटर जो ACCA के की ट्यूशन देता है, उसके फाइनेंशियल क्या होंगे, CSF होगा शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना, तो उसमें डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज और इंक्रीज इन शेयर प्राइस। कैश फ्लो में एक्चुअल वर्सेस बजट देखेगा और रिसीवेबल्स के डेज देखेगा। देन कस्टमर में एग्जाम सक्सेस, भाई जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम सक्सेस, तो कॉलेज पास रेट वर्सेस नेशनल एवरेज, प्रीमियर कॉलेज स्टेटस या ट्यूटर ग्रेडिंग बाय स्टूडेंट्स। और फ्लेक्सिबिलिटी में एवरेज नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड पर सब्जेक्ट। देन इंटरनल प्रोसेस में क्या करेगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब परसेंटेज ऑफ रूम ऑक्यूपेंसी, एवरेज क्लास साइज, ट्यूटर टीचिंग डेज। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या करेगा, इनोवेशन इन IT प्रोडक्ट्स, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट्स लेस देन 1 year ओल्ड, या नंबर ऑफ ऑनलाइन एनरोलमेंट्स की, ऑनलाइन कितने एनरोलमेंट्स हो रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अब एक बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, फिट्जजेराल्ड एंड मून ने बताया था। ये क्या है, एक बैलेंस स्कोर कार्ड का एवोल्यूशन है। इसको डेवलप किया था टू मीट द नीड ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इट इज अ टूल दैट हेल्प्स मैनेजमेंट सेट अ फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क that links an organization's strategy and objectives to employee targets and motivation.
बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में 3 एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस है, एक है डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स और तीसरा है रिवॉर्ड्स। डायमेंशंस के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। स्टैंडर्ड्स में आता है ओनरशिप, अचीवेबिलिटी और इक्विटी, और रिवॉर्ड्स में आता है क्लैरिटी, कंट्रोलेबिलिटी और मोटिवेशन। तो जब मैंने आपको क्लास में ये चीज बताई थी तो मैंने डिटेल में एक एक डायमेंशन को, स्टैंडर्ड को और रिवॉर्ड को भी एक्सप्लेन करके बताया था। तो इस मॉडल को देख करके आपको शायद वो चीज याद आ जाएगी, ठीक है। वरना इफ यू जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट वंस, आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा। बट इस मॉडल को याद रखना तो शायद कहीं ना कहीं आप आंसर कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब डिविजनल परफॉर्मेंस की बात करते हो तो देखो, डिविजनल परफॉर्मेंस में 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या करता है? डिसीजन लेता है ओवर कॉस्ट। प्रॉफिट सेंटर में कॉस्ट और रेवेन्यू का डिसीजन लिया जाता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या है? कहां पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट्स तीनों का डिसीजन लिया जाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर कॉस्ट सेंटर में क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस। यहाँ पर क्या है? कंट्रोलेबल प्रॉफिट, कुछ एक कंट्रोलेबल प्रॉफिट स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट सेंटर में रिटर्न ऑन इनकम और रेजिडुअल इनकम की बातें करी जाती हैं। यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है? जो कि इंसेंटिव दे डिविजनल मैनेजर को टू टेक डिसीजंस व्हिच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ओवरऑल कंपनी, मतलब गोल कॉन्ग्रुएंस को इंश्योर करे। देन ओनली इंक्लूड फैक्टर्स फॉर विच द मैनेजर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो अगर परचेजिंग मैनेजर तो वो परचेज प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, प्रोडक्शन यूजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। देन thirdly, it recognizes the long term objectives as well as short term objectives of the organization. तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म दोनों को ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक अच्छे परफॉर्मेंस मेजर के लिए। अब ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस इंडिकेटर कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या क्या होते हैं? यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस होता है कॉस्ट सेंटर में। प्रॉफिट सेंटर में कंट्रोलेबल प्रॉफिट स्टेटमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर में जैसे मैंने आपको बताया आरओआई और रेजिडुअल इनकम, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम की बात होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कंट्रोलेबल ट्रेसेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कंट्रोलेबल या ट्रेसेबल इन्वेस्टमेंट। रेजिडुअल इनकम क्या होती है? कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस द इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट क्या होता है? एक नोशनल इंटरेस्ट होता है जो कि मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट को बाय द कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल। अब देखो ट्रांसफर प्राइसिंग में, ट्रांसफर प्राइसिंग की जब बात करेंगे तो देखेंगे हमने अगर दूसरी डिवीजन को ट्रांसफर करनी है कोई चीज, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है या कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो क्या हमारे पास एक्सटर्नल डिमांड है या कोई एक्सटर्नल डिमांड नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक चार्ट बना दिया यहाँ पर, देखो इसको। अगर स्पेयर कैपेसिटी है आपके पास और एक्सटर्नल डिमांड भी है तो आपका ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, जो अगर आप बाहर सप्लाई कर रहे होते हैं ना तो जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है वो, और माइनस सेविंग्स ऑन द इंटरनल ट्रांसफर। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट बच जाती है तो उसकी सेविंग्स यहाँ पर माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफर प्राइस। और अगर कोई भी एक्सटर्नल डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती है तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अप टू द स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है। अगर कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो इट विल बी मार्केट प्राइस लेस एनी सेविंग्स ऑन द इंटरनल ट्रांसफर। तो मार्केट प्राइस में से लेस कर दोगे कोई भी सेविंग्स जो आपको हुई है ऑन इंटरनल ट्रांसफर। अब बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? आपको लगता होगा कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रॉफिट ही नहीं है तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या करना? नहीं, वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन्हें ये देखना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए कि नहीं किए। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्ट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? एक तो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, देन एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, देन क्योंकि वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा होते हैं एनजीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सरप्लस, जो आपका सरप्लस है वहां भी आपकी सरप्लस को देखा जाता है कि भाई मैक्सिमाइज करके रखना है, लॉस में नहीं जाना है। देन ग्रोथ एंड देन यूजेज ऑफ द फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल जैसे लाइब्रेरी सर्विसेज वगैरह तो वो ज्यादातर यूज हो रही हो। देन मेंटेनेंस ऑफ कैपेबिलिटी, जैसे कि फायर सर्विस या कोई आर्मी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? एक तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरा मेजर कैसे करोगे आउटपुट को? प्रॉफिट तो यहाँ पे है नहीं तो आउटपुट को कैसे मेजर करोगे? देन लैक ऑफ प्रॉफिट मेजर, देन
नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं भाई, आप सिर्फ डोनेशन पे डिपेंडेंट होते हो, ठीक है, डोनेशन या मेंबरशिप के ऊपर। देन पॉलिटिकल, लीगल और सोशल कंसिडरेशंस भी होती हैं एक एनजीओ के पास या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास। सॉल्यूशंस क्या क्या है? जज करो परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ योर इनपुट्स, क्या इनपुट दिए, कितने इनपुट हुए। यूज एक्सपर्ट्स की सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज करो, बेंचमार्किंग का यूज करो, यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करो और उसके क्वांटिटेटिव मेजर्स का यूज करो। तो यूनिट कॉस्ट वहां पे डिटरमाइन करनी बड़ी जरूरी हो जाती है कि भाई पर यूनिट मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है। अब बात आती है वैल्यू फॉर मनी। तो जब भी आपसे पूछे कि भाई वैल्यू फॉर मनी के 3 पैरामीटर्स क्या होंगे, तो बोलोगे एफिशिएंसी, कि भाई क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट्स, effectiveness, relationship between the outputs and the objectives, or economy, obtaining the right quality and quantity of inputs at lowest cost. I hope that is clear. अब बात आती है एक्सटर्नल कंसिडरेशंस की जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट इन टर्म्स ऑफ योर रिवीजन। सो एक तो स्टेक होल्डर्स में इंटरनल कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉइज, कनेक्टेड कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स, और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, गवर्नमेंट। मार्केट कंडीशंस को देखना होता है अपने, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन क्या है, गवर्नमेंट की फिस्कल और स्पेंडिंग पॉलिसीज क्या हैं, और फिर कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, और उस पर क्विकली आपको रिएक्ट करना पड़ता है टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। तो सो दैट विल बी इट फॉर दिस रिविजन। बट आपको एक और बोनस जैसे मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं आपको दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और खूब सारा प्यार दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा होगा, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। Okay, see you in the next video, which will be a bonus video to this performance management revision series. Okay.